हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये क्लास हमारी ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी 2024 के यूनिट सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर है। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक्स यूनिट सेकंड के डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी और डिफरेंट ब्लोटिंग टेक्निक्स के बारे में, राइट। अब देखो क्रोमेटोग्राफी क्या है। आप सभी को पता है कि क्रोमेटोग्राफिक बेसिकली हम ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक्स को बोलते हैं जो कि ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक है ये जिसमें कि हम मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं ना। मिक्सचर का सेपरेशन करने का क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर मिक्सचर में जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस तरीके से जो भी केमिकल्स हैं उनको सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रोमा का मतलब होता है बेसिकली कलर, तो यानी कि कलर के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है ना। अब देखो अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर गैस लिक्विड और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे HPLC के नाम से जाना जाता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि क्रोमेटोग्राफी को सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में ही यूज़ किया जाता है, इसको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव या अलग अलग साइंसेज में यूज़ किया जाता है। तो फिर प्लांट पैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव में ये किस तरीके से कारगर होगी, तो जैसे सपोज कि एक कोई पर्टिकुलर प्लांट है जिस पे कोई पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, राइट। अब यहाँ पर इस इन्फेक्शन में आपको पता है कि जब किसी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इम्बैलेंस हो जाता है। जो भी केमिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस लीफ की सरफेस में वो इम्बैलेंस होंगे। तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से उन केमिकल्स की स्टडी कर सकते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन क्या है, तो फिर हेल्दी में क्या थी और डिजीज वाले में क्या है। तो इस तरीके से हम प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के कारण या किसी भी इन्फेक्शन के कारण कितना उसमें पर्टिकुलर चेंजमेंट आया है, कौन से केमिकल के कंसंट्रेशन में क्या अंतर आया है, वो सब डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इतने सारे टाइप के जो क्रोमेटोग्राफी हैं उनमें से अगर हम पैथोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है कि इसे HPLC के नाम से जाना जाता है। तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी को हम प्लांट पैथोलॉजी या फिर बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं। इसी के साथ जो हमारी हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी होती है वो हम जनरली यूज़ करते हैं नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए, या ऐसे जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव मिक्सचर्स होते हैं, है ना। जबकि जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो हम बेसिकली वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो क्रोमेटोग्राफी पर्टिकुलर मशीन होती है उसको हम बोल सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं। वो दोनों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट आता है हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसमें, और एक होता है मोबाइल फेज। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इनको हम जो स्टेशनरी फेज है इसको एब्जॉर्बेंट लेयर के नाम से भी जाना जाता है ना। अब इसके अलावा और भी काफ़ी तरीके की क्रोमेटोग्राफी होती है, लाइक एक एफिनिटी होती है जिसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के जो सेपरेशन है यानी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके सेपरेशन के लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में है क्या, कौन कौन से टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी में कौन से टाइप की क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है और इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और जैसे कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो है वो आपको याद रखना है। अगर मैं इसका बेसिक सा प्रोसीजर बताऊं तो जैसा सपोज कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर वो हाई प्रेशर चैम्बर लगा होगा क्रोमेटोग्राफी में, देन यहाँ पर जो सैंपल होगा उसको इनैकुलेट किया जाएगा। तो ये यहाँ से हाई प्रेशर जो आ रहा है ये आगे की तरफ सैंपल को पुश करेगा, फिर यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है और उसके बाद में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो रीडिंग मेज़र होती है वो स्क्रीन पर एक ग्राफ और एक्सेल के फॉर्म में दिख जाती है, एक्सेल शीट जो है उसके फॉर्म में दिख जाती है ना। तो ये इसकी जनरल सी प्रोसीजर है। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ब्लॉटिंग टेक्निक्स, है ना। तो देखो अलग अलग
ब्लोटिंग टेक्निक्स हैं जिनको कि आरएनए डीएनए और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि हमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक, साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक और वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक क्या होती है। बेसिकली आज के ज़माने में बहुत कम ब्लोटिंग टेक्निक्स का जिक्र आपने सुना होगा, इसीलिए इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्निक्स के अंदर कंसिडर होती हैं और इनका अल्टरनेट जो है चीपर और बहुत एफिशिएंट टेक्निक्स आ रखी हैं। जैसे कि हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग या साउदर्न ब्लोटिंग के बारे में बोलें तो इनका जो QRT-PCR है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली जो RT-PCR है, उसका काफ़ी इनकी जगह पे यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न ब्लोटिंग जो टेक्निक है उससे RNA को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया जाता है। इसको नॉर्दर्न ब्लोटिंग को सबसे पहले एल्वाइन नाम के साइंटिस्ट ने 1971 में दिया था। ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है कि नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक को किन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर एगेरोस जेल को यूज़ किया जाता है। देखो सबसे पहले होता क्या है कि इसके अंदर डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस की जाती है जिसमें आपको पता है चार्ज और साइज़ के बेसिस पर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक जो जेल होता है उसके ऊपर उनको ट्रांसफ़र करवाया जाता है, जो भी आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल से। यहाँ पर भी आरएनए से cDNA का फॉर्मेशन किया जाता है, तो वो जो है वो एगेरोस जेल यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है उसमें पॉलीएक्रिलाइल जेल जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर में कौन से तरीके का जेल जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग जो है वो बेसिकली डीएनए के लिए की जाती है ना। स्पेसिफिक डीएनए के फ्रेगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए साउदर्न ब्लोटिंग की जाती है। देखो यहाँ पर ब्लॉटिंग टर्म में एक वर्ड छुपा है ब्लॉट, और ब्लॉट का मतलब होता है बेसिकली मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे अलग अलग नाइट्रोसेलुलोज की बनी हुई सीट वगैरह इसकी पूरी प्रोसेसर के अंदर यूज़ की जाती है, इसलिए इसका टर्म पड़ा है ब्लॉटिंग। ठीक है, साउदर्न ब्लोटिंग जो टेक्निक है वो डीएनए के पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसको EM साउदर्न नाम के साइंटिस्ट ने दी थी और 1973 में दी थी। फिर नेक्स्ट आता है वेस्टर्न ब्लोटिंग, है ना। वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है वो प्रोटीन्स के लिए की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न ब्लोटिंग किसके लिए करते हैं, साउदर्न किसके लिए और वेस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए। तो ये प्रोटीन के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर इसके प्रोसीजर जो है वो टाउबिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और नेम जो है वो हम बोल सकते हैं कि बर्नेट और सुशांत भट्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको टर्म दी थी वेस्टर्न ब्लोटिंग। और वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है उसमें उसकी जो प्रोसीजर है, देखो इसमें जेल जो है वो पॉलीएक्राइलामाइड जेल यूज़ किया जाता है, और उनमें क्या एगेरोस जेल यूज़ किया जा रहा था। प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला तो सैंपल का प्रिपरेशन है ही, है ना। फिर इसके अंदर सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, जिसे SDS पेज के नाम से जाना जाता है, उसको रन करवाया जाता है, जिसमें कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं उनके मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे, क्योंकि सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या होगा, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करवाया जाता है, सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है और फिर उसका क्वांटिफिकेशन कर लिया जाता है। क्वांटिफिकेशन जो होता है वो बेसिकली डेंसियोमीटर की हेल्प से किया जाता है ना। अब देखो वेस्टर्न ब्लोटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो एक तो पर्टिकुलर प्रोटीन की क्या स्पेसिफिसिटी है ये पता लगाया जाता है। दूसरा जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसको चेकआउट किया जा रहा है उसका साइज़ क्या है ना, वो कितना प्योर है वो प्रोटीन, और कितने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए उसको कितना यूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो वेस्टर्न ब्लोटिंग की हेल्प से हम प्रोटीन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। फिर देखो हमारी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है या नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो आती है DNA माइक्रो एरे। DNA माइक्रो एरे को आपने बहुत सारी जगह माइक्रो एरे के उसमें भी पढ़ा होगा नाम से, और इसे ही DNA चिप या चिप जीन जो है उसके बारे में बोला जाता है। अब देखो होता क्या है, जब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, DNA माइक्रो एरे को कब यूज़ किया जाता है। देखो जब हमें जब हमें किसी जीन का पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं फंक्शन पता करना है, तो हम उसके रिगार्डिंग माइक्रो एरे को रन करवाते हैं, माइक्रो एरे। या फिर हम बोल सकते हैं कि अननोन DNA को हम नॉन DNA प्रॉब की सहायता से हम उसका पता लगाते हैं कि वो अननोन DNA कौन सा था ना। जैसे कि सपोज़ कि कोई भी हेल्दी एक पर्टिकुलर लीफ है और एक इन्फेक्टेड लीफ है ना, जैसे कि
ये कोई हेल्दी लीफ है और एक इन्फेक्टेड लीफ है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो वो एक इन्फेक्टेड है और एक हेल्दी है ना। तो इनके बीच में लाइक क्या जीन का मेजर डिफरेंस है, कौन सा जीन उनमें प्रेजेंट है और क्या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग हम माइक्रो एरे को आप सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यूज़ करते हैं ना, जिसमें क्या करते हैं कि एक सीरीज ऑफ प्रॉब होता है। अब इसमें भी हम cDNA को एक्सट्रैक्ट मतलब cDNA बनाते हैं और cDNA के बाद में आगे की जो पूरी प्रोसीजर है वो की जाती है ना। याद क्या रखना है कि जो DNA माइक्रो एरे है वो किसके काम, किस चीज़ के लिए काम में ली जाती है, और इसमें रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस सम्मिलित होती है। दूसरा, इसमें जो विजुअलाइजेशन किया जाता है ना वो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। उसमें अपन को पता है कि हम कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी से लाइव और जो डेड सेल्स हैं उनको मेजरमेंट कर सकते हैं, लाइव सेल का भी डिटेक्शन किया जा सकता है, और इसमें DNA चिप्स को यूज़ करते हैं। बाकी एक साथ हम लगभग 1000 DNA को एट ए टाइम पे हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो देखो यहाँ पर DNA चिप का क्या मतलब है, जैसे कि वहाँ पर जो पर्टिकुलर माइक्रो एरे है उसमें ये एक चिप लगी रहती है जिसमें कि एक साथ में लगभग 1000 DNA जो जीन सीक्वेंसिंग होती है उसका डेटा होता है, वो फीड होता है ऑलरेडी। और जब हम अननोन वाले DNA को उसके अंदर वो करते हैं तो जो मैचिंग होती है उससे पता लग जाता है कि ये कौन से के साथ मैच हो रहा है ना। तो ये है कि DNA माइक्रो एरे से लगभग एक साथ में 1000 DNA को एक साथ एनालाइज किया जा सकता है एक बार में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको DNA माइक्रो एरे के बारे में पता रखनी है। फिर यूनिट सेकंड में ही एक टॉपिक और दे रखा है, दैट इज़ DNA बारकोडिंग। DNA बारकोडिंग देखो क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए DNA बारकोडिंग को यूज़ किया जाता है, और इसका सबसे पहले पॉल हेबर्ट ने इसको 2003 में दिया था, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा टेक्सोनॉमिक मेथड है जिससे कि एक शॉर्ट जेनेटिक मार्कर को यूज़ करके पर्टिकुलर किसी भी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कौन सी स्पीसीज़ है। अब याद क्या रखना है, सबसे पहले तो पॉल हेबर्ट ने दिया था 2003 में। दूसरा, कौन सा बारकोड पर्टिकुलरली फंजाई के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपको पता है ITS जो है इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर, ये होता है स्टैंडर्ड बारकोड जो कि फंजाई के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि अगर हम बैक्टीरिया के केस में बात करें तो बैक्टीरिया के केस में हम 16 srRNA जीन को यूज़ करते हैं स्पीसीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा था कि DNA बारकोडिंग में आपको क्या याद रखना है। अब हमारी सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक आप अगर देखेंगे तो RNAi जो है उसको हमने, दैट इज़ RNA इंटरफेरेंस, उसको हमने कवर नहीं किया है, तो उसको मॉलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी वाले लेक्चर्स के अंदर कवर किया जाएगा। तो आज तक के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड को कवर कर चुके हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को कवर किया गया है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ में और नई यूनिट के साथ में स्टार्ट कर देंगे।